बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। और आप जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो है वो जो भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर रहे हैं। अच्छा गर्ल्स, कल मैंने आपको कम्युनिकेशन 1 जिसमें हमने नर्वस सिस्टम सारा जो है वो वर्टिब्रेट्स का सारा हमने डिस्कस किया था, इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। अब हमने कम्युनिकेशन 1 जो था, अब ये कम्युनिकेशन 2 है, एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल मैसेंजर्स जिसको कहते हैं। अच्छा, आपकी बुक में जो है वो एक सेंसरी रिसेप्टर्स वाला जो सिस्टम है सारा, वो भी नर्वस सिस्टम के साथ ही है। उसको हम नर्वस सिस्टम के साथ ही वैसे तो मतलब भी पढ़ सकते हैं या उसको अलग से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन 2 में मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ, केमिकल मैसेंजर्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और जो सेंसरी रिसेप्टर्स वाला चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद कवर करेंगे। तो कम्युनिकेशन 2 एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल मैसेंजर्स में देखते हैं सबसे पहले इसको उन्होंने किस तरह से डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनिमल किंगडम में 2 तरह की कोऑर्डिनेशन हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरी है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। और वैसे ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये मिलके ही काम करता है, जिसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलके ही काम करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने देख लिया कि उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनका बेसिक मेजर रोल है। और अगर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे रिलेटेड जो सारे हार्मोन्स हैं यानी उनकी सिक्रीशंस हैं मेजरली, वो काम कर रही होती हैं कम्युनिकेशन में, कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ पे हम बात करने लगे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने क्या जो है वो किया हुआ है। अब चैप्टर 24 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम ये दोनों दे वर्क टुगेदर टू रैपिडली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, मेंटेन होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स बॉडी। हमने पहले स्टार्ट में ये बात की थी कि एक एनिमल की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम कर रहे होते हैं और उन सारे सिस्टम्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है और बॉडी के बहुत सारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनको एक होम्योस्टैटिक कंडीशन में रखने के लिए, कांस्टेंट स्टेट में रखने के लिए जो सिस्टम्स काम करते हैं वो बेसिकली यही सिस्टम्स हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम्स है और एंडोक्राइन सिस्टम है। तो मेजर इसका फंक्शन ये कि बॉडी की होम्योस्टैटिक कंडीशंस को मेंटेन करना, जैसे थर्मो रेगुलेशन है, जैसे आप ये देखें कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन है, बॉडी में सोल्यूट्स और वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना, स्ट्रेस सिचुएशन में बॉडी को जो है वो हैंडल करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली होम्योस्टैटिक कंडीशंस का ही आ जाती हैं और इसमें हम नर्वस और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन दोनों की बात करेंगे। इन एडिशन मेनी एनिमल्स हैव अ सेकंड स्लोअर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, द एंडोक्राइन सिस्टम विद इट्स केमिकल मैसेंजर। अच्छा, अब एंडोक्राइन सिस्टम को या केमिकल कोऑर्डिनेशन को उसने एक स्लोअर कोऑर्डिनेशन का यानी एक दूसरा निज़ाम, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अलावा जो दूसरा एक निज़ाम है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन का है। और यहाँ पे केमिकल कौन से हैं? वो हार्मोन्स हैं। अब यहाँ पे उसने कहा कि ये बेसिकली वो कम्युनिकेशन है जो ज़रा स्लोअर होती है, क्योंकि आप देखें कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपने देखा था, नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने देखा कि वहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये बिल्कुल इमीडिएट विजिनिटी में काम करते हैं, यानी इनका टारगेट बिल्कुल अगला न्यूरॉन या अगला सेल होता है। अगर एक मोटर न्यूरॉन है तो उसके आगे इफेक्टर है या कोई ग्लैंड है या कोई मसल्स हैं जो आगे उसका टारगेट है। और अगर आप बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की तो वहाँ पे जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स भी जिनको कहा जाता है, उनका जो टारगेट है वो डिस्टेंस पे होता है। जैसे पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो डिफरेंट ग्लैंड्स के ऊपर काम करते हैं। TSH एक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका जो टारगेट है वो थायराइड ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ब्रेन में प्रेजेंट है और थायराइड ग्लैंड हमें पता है कि ये नेक रीजन में ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है। इसी तरह पिट्यूटरी का एक हार्मोन है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वो हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन उसका टारगेट एड्रीनल ग्लैंड है जो कि आपको पता है कि किडनी के ऊपर पड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें स्लो एक आप कह लें कि एक्टिविटी होती है केमिकल मैसेंजर्स की। ज़ाहिर उनको अपने टारगेट तक जाने में, टारगेट के ऊपर जाके अपने एक्शन परफॉर्म करने में टाइम लगता है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने ये दिया हुआ। Sometimes scientists suggest that chemical messengers may initially have evolved in single cell organism to coordinate feeding और reproduction। अब ये था कि केमिकल मैसेंजर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से अगर हम बात शुरू करें, जैसे हमें पता है कि ये जो प्रोटिस्टा हैं
और प्रोटोजोन वगैरह जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन, या जो दूसरे भी हैं जितने भी फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं या जो भी यूनिसेलर जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनमें ज़्यादातर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो बेसिकली फीडिंग के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए जो है ना उसका मेजर रोल था कि वो फीडिंग में कोऑर्डिनेट करते थे केमिकल मैसेंजर्स और उनकी फीडिंग हैबिट्स को, या उनकी जो है वो इंजेक्शन वगैरह को और उनकी जो है ना रिप्रोडक्शन को. एज मल्टी सेलुलरिटी इवॉल्व्ड, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन also developed to govern the many individual coordination tasks, but control centers relied on the same kind of messengers that were present in the simpler organism. उसे कहा कि जो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बनते कि डेफिनेटली इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स के टास्क जो है वो बदल गए. और उसके साथ साथ हमें पता है कि जब ब्रेन प्रॉपरली ब्रेन डेवलप हुआ तो डेफिनेटली उसका भी बीच में रोल था. तो ये मैसेंजर्स भी और फिर जो है ना हायर कंट्रोल सेंटर्स यानी ब्रेन वगैरह उससे मिल के एनिमल की कोऑर्डिनेशन में काम किया. सम ऑफ द मैसेंजर्स वर्क फेयरली स्लोली बट हैड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन डिस्टेंट सेल्स. These became the modern hormones. इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स में से कुछ इस तरह के केमिकल्स थे जो कि डिस्टेंस पर जाके जिनके टारगेट्स थे और उनके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स थे. जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अब आप देखें कि ग्रोथ हार्मोन है उसका टारगेट बॉडी का हर सेल है. बॉडी का हर सेल है तो कुछ सेल जाहिर है अपनी उसके जहाँ से वो रिलीज हो रहा है, अगर वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है तो उसका टारगेट हर सेल है. तो बॉडी के बहुत सारे सेल जो बहुत दूर पड़े हैं वो भी उसका टारगेट है और उसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है. यानी जब तक एक प्यूबर्टी तक जब तक एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा होता है तब तक ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट होता है और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जब ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है. तो इसका मतलब है कि बाद इसमें से हार्मोन्स ऐसे थे जिनके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स थे. अदर वर्क है मोर क्विकली बट इन्फ्लुएंस ओनली एडजेसेंट सेल फॉर शॉर्ट पीरियड. कुछ केमिकल मैसेंजर्स ऐसे थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो कि बिल्कुल जिनका जो टारगेट था वो बिल्कुल इमीडिएट विजिनिटी में प्रेजेंट था, एडजेसेंट सेल उसके टारगेट थे और उनका जो इफेक्ट था वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता था. These worked more quickly but influenced only distant cell for short period. These became the neurotransmitters and local chemical messengers. ये क्या बन गए? ये केमिकल्स बन गए न्यूरोट्रांसमीटर्स और लोकल केमिकल मैसेंजर जो कि अपने एडजेसेंट पड़े हुए सेल्स के ऊपर काम कर रहे थे. Clearly, chemical messengers have an ancient origin and must have been conserved for hundreds of millions of years. अब यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि केमिकल मैसेंजर्स जो हैं ये बहुत कदीम इनका ओरिजिन है, यानी ये अब ये डिस्कवर नहीं हुए बल्कि जब से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं तब से ही ये केमिकल मैसेंजर्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं. ख्वाह वो हार्मोन्स हों, ख्वाह वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हों, ख्वाह वो लोकल मैसेंजर्स हों, ख्वाह वो न्यूरोपेप्टाइड्स हों, न्यूरोसेक्रेशंस हों, या आप आगे जाके डिफरेंट इनकी टाइप्स देखेंगे. For hundreds of millions of years, evolutionary new messengers are uncommon. Instead, old messengers are adapted to new purposes. उसने कहा कि ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये ज़्यादातर नए डिस्कवर नहीं होते बल्कि जो पहले से पड़े होते हैं ये होता है कि उनके पर्पसेस बदल जाते हैं. मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर एक ही हार्मोन, फ़र्ज़ करें एक हार्मोन मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. जैसे हम थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर थायराइड हार्मोन एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, लेकिन बहुत सारे वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिसमें वो मेटामॉर्फोसिस का काम भी कर रहा है. सब स्पेशली एम्फीबियंस के अंदर थायराइड हार्मोन का काम है कि वो लार्वा को ट्रांसफॉर्म करवाता है एडल्ट में. अगर थायराइड हार्मोन की कमी तो लार्वा ट्रांसफॉर्म नहीं होता एडल्ट में. इसका मतलब है कि मुख्तलिफ केमिकल मैसेंजर्स या मुख्तलिफ हार्मोन की एग्जाम्पल अगर हम लें तो उनके पर्पज डिफरेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम एंशिएंट प्रोटीन हार्मोन्स आर इन द स्पीशी रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन. जैसे कुछ कदीम जो है प्रोटीन हार्मोन्स है वो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, ह्यूमन में भी प्रेजेंट है. यानी आप ये देखें कि सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है और हर वर्टिब्रेट में या हर एनिमल के अंदर वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. बैक्टीरिया तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट है, अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है और मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. तो बैक्टीरिया तो वैसे ही किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आता है. वन की टू द सर्वाइवल ऑफ एनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रॉपर टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी सो दैट ग्रोथ, maturation, reproduction coincide with the times of year when climate and body and food supply favor survival. यानी मेजर, अब आपको बताने लगे जो जितने भी केमिकल मैसेंजर्स हैं इनका मेजर रोल क्या होता है. इनका मेजर रोल होता है जी ग्रोथ के साथ, रिप्रोडक्शन के साथ, मैच्योरेशन के साथ, ये मेजर रोल होता है. इट सीम्स लाइकली दैट द केमिकल मैसेंजर्स रेगुलेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वर अमंग द फर्स्ट टू अपीयर. यानी सबसे पहले जो केमिकल मैसेंजर्स थे वो बेसिकली क्या करते थे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे थे. These messengers were probably secretion of neurons. Later specific hormones developed to play important regulatory roles in molting, growth, metamorphosis and reproduction in various invertebrates. यानी जब स्टार्ट में जो केमिकल मैसेंजर्स थे
वो ज़्यादातर न्यूरॉन से सिक्रीट होते थे, तो वो ज़ाहिर है न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। बाद में केमिकल मैसेंजर्स, बहुत सारे हार्मोन्स भी देखे गए जो कि क्या क्या कर रहे थे, मोल्टिंग भी कर रहे थे। मोल्टिंग क्या होती है, आपको तो पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन, जैसे मोल्टिंग्स आपको नज़र आती है फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में, इंसेक्ट्स वगैरह में आपको नज़र आती है। इसी तरीके से ग्रोथ, मेटामोफोर्सिस मैंने आपको बताया ये इंसेक्ट्स में भी होती है और ये एम्फीबियंस में भी होती है, जिसमें कि लार्वा जो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। And reproduction in various invertebrate. Chemical messengers and their associated secretory structures became even more complex with the appearance of vertebrates. यानी invertebrates में तो ज़्यादातर उनका रोल था ग्रोथ के साथ, मेटामोफोसिस के साथ, रिप्रोडक्शन के साथ, मोल्टिंग के साथ, लेकिन वर्टिब्रेट्स में जब यही केमिकल मैसेंजर्स हैं, इनके मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस थे। अब यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स की उसने ओवरऑल एक डिफरेंट टाइप्स आपको बताई हैं और बताया कि कितने टाइप्स के केमिकल मैसेंजर्स हो सकते हैं। The development of most animal commence with the fertilization and the subsequent division of the zygote. Further development then depends on continued cell proliferation, growth and differentiation. The integration of these events as well as the communication and coordination of physiological processes such as metabolism, respiration, excretion, movement and reproduction depend on chemical messengers. Molecules that specialize cells synthesize and secrete. Chemical messengers can be categorized as follow. अब ये उसने आपको डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रोल्स बताए हैं केमिकल मैसेंजर्स के, कि किन किन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को वो ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं। जैसे उसने आपको बताया कि रेस्पिरेशन को, मेटाबॉलिज्म को, एक्सक्रीशन को, मूवमेंट को, रिप्रोडक्शन को, और मुख्तलिफ केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब ये आपने अच्छी तरीके से इनको जो है ना वो याद रखना है। सबसे पहले है लोकल केमिकल मैसेंजर्स। मैनी सेल सीक्रेट है केमिकल्स दैट ऑल्टर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन द इमीडिएट विजिनिटी। यानी लोकल केमिकल मैसेंजर्स वो हैं जो एक सेल से रिलीज हो रहे हैं और अपने साथ पड़े हुए सेल्स को जो है ना, जो बिल्कुल इमीडिएट विजिनिटी में पड़े हुए हैं, उन सेल्स के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स एक्ट ऑन एडजेसेंट सेल्स एंड डू नॉट एक्यूमुलेट इन द ब्लड। ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि ब्लड में एक्यूमुलेट नहीं होते, जमा नहीं होते, बल्कि अपने टारगेट इनका बिल्कुल साथ ही पड़ा हुआ, तो फिर ये ब्लड में जमा तो नहीं होंगे, उसी वक्त एक्शन परफॉर्म करेंगे अपने टारगेट पे। वर्टिब्रेट एग्जांपल इंक्लूड सम ऑफ द केमिकल्स कॉल्ड ल्यूमोन्स दैट द गट प्रोड्यूस एंड दैट हेल्प रेगुलेट डाइजेशन। ल्यूमोन्स ये होता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें से स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं खास किस्म के ये लोकल केमिकल मैसेंजर्स, जिनको ल्यूमोन कहा जाता है, जो क्या करते हैं कि वो जितनी भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं ताकि डाइजेशन रेगुलेट हो। इसी तरह एक वूंड में, इन अ वूंड मास सेल सिक्रीट अ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन। मास, जब कभी कोई वूंड होता है तो उसमें जो है ना, जब कोई इंजरी है, कोई वूंड है, तो उसमें स्पेसिफिक मास सेल्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं उस इंजर्ड पार्ट के अंदर, उस टिश्यू में, और वो मास सेल क्या करते हैं, वो खास किस्म का एक सब्सटेंस है जिसका नाम है हिस्टामिन, वो रिलीज करते हैं दैट पार्टिसिपेट इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब देखें कि जब भी कभी कोई वूंड लगता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में भी और उसके इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ पे भी खास किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और बाज़-औक़ात ये है कि वो पार्ट जो है उसमें, क्योंकि एक तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी ज़ाहिर है वो रप्चर कर जाती हैं, उसकी वजह से भी ज़ाहिर है सारा नुकसान होता है। और इसके अलावा स्पेसिफिक जो है ये जिस तरह से हो जाती है स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है, तो सारे की वजह यह है कि वहाँ पे ख़ास किस्म का ये केमिकल्स होते हैं जिनको कहा जाता है हिस्टामिन, वो रिलीज़ होते हैं जो मास सेल रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लोकल केमिकल मैसेंजर, यहाँ पे उसने आपको, अगर मैं ये डायग्रामेटिकली आपको बताऊं तो ये देखें, लोकल केमिकल मैसेंजर्स के लिए रेगुलेटर सेल्स है, ये रेगुलेटर सेल है, और ये सेल क्या कर रहा है, ये लोकल केमिकल मैसेंजर के तौर पे इसमें से रिलीज हो रहे हैं कुछ सिक्रीशंस, और ये मैसेंजर लोकल मैसेंजर हैं, इनका टारगेट बिल्कुल इमीडिएट विजिनिटी में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और ये इनका टारगेट है। ये बिल्कुल यहाँ से इस सेल से, रेगुलेटर सेल से रिलीज हो रहे हैं केमिकल, और बिल्कुल ये यहाँ पे लोकली यहाँ पे प्रेजेंट है जी इनके टारगेट सेल, और यहाँ पे जाके काम करते हैं, इनको कहते हैं लोकल केमिकल मैसेंजर्स। अच्छा, उसके बाद हम अगली कैटेगरी देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। As presented in chapter 24, neurons secrete chemicals that neurotransmitters, nitric oxide, acetylcholine that act on immediately adjacent target cell. Neurotransmitters basically वो सेल होते हैं जो हमेशा रिलीज होते हैं एक न्यूरॉन से। ठीक है, सॉरी, वो केमिकल मैसेंजर है जो हमेशा रिलीज होते हैं एक न्यूरॉन से, that act on immediate adjacent target, और जिसका टारगेट बिल्कुल अगला सेल होता है। अब आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर अगर न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन आगे उस साइनेप्स बना रहा है एक न्यूरॉन के साथ, ये भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन साइनेप्स बना रहा है किसी इफेक्टर के साथ जो कि एक मसल सेल है या कोई ग्लैंड सेल है,
ये भी हो सकता है अगर वो मोटर न्यूरॉन है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बेसिकली रिलीज हो रहे होते हैं न्यूरॉन से. दीज केमिकल मैसेंजर्स रीच हाई कंसंट्रेशन इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. हम पढ़ चुके हैं पीछे कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये बहुत ज़्यादा होते हैं. खासतौर पर जो केमिकल साइनेप्स होती है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है उसमें तो न्यूरोट्रांसमीटर होते ही नहीं. आपको पता उसमें तो कनेक्सॉन्स होते हैं जो डायरेक्टली जो है वो आइंस की जो है ना ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और डेपोलराइज कर रहे होते हैं जो अगला पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसको. तो यहाँ पे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. दे एक्ट क्विकली एंड आर एक्टिवली डिग्रेडेड रिसाइकल. और आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ही न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिग्रेड कर दिया जाता है. वहीं पे ख़ास किस्म के एंजाइम पड़े होते हैं जैसे एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज या मोनोमीन ऑक्सीडेज वगैरह, और वहीं पे उनको ख़त्म कर दिया जाता है और बाजू का तो उनको रिसाइकिल के रीअपटेक भी कर लेता है बाजू का ये न्यूरॉन. ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको दिखाए हुए, ये न्यूरॉन यहाँ पे रेगुलेटर सेल कौन है, एक न्यूरॉन है. इस न्यूरॉन में से ये रिलीज हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर. बेसिकली एक प्री साइनेप्टिक सेल है और यहाँ पे ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है. दरमियान में इनके साइनेप्टिक क्लेफ्ट और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं. इनका टारगेट बिल्कुल एडजेसेंट सेल है. वो अगले न्यूरॉन भी हो सकता है, कोई सेल भी, मसल सेल या ग्लैंड सेल भी हो सकता है. थर्ड कैटेगरी है हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स की जी, न्यूरोपेप्टाइड्स. सम स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स कॉल्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स सिक्रीट न्यूरोपेप्टाइड्स, जिनको न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है. अच्छा, अब ये न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज कहाँ से होते हैं? ये स्पेसिफिक न्यूरॉन्स ही हैं, खास किस्म के न्यूरॉन्स हैं जिनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहा जाता है. ठीक है, और ये न्यूरोपेप्टाइड्स को रिलीज करते हैं, जिनको न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं. द ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट न्यूरोपेप्टाइड्स टू नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल. पहली बात तो ये कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के जो टारगेट है वो एडजेसेंट नहीं होते, तो इनको ब्लड या तो इनको कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, या बॉडी के कोई भी फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. वेयर न्यूरोपेप्टाइड्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट है. इन मैमल्स फॉर एग्जांपल सर्टेन नर्व सेल्स in the hypothalamus release a neuropeptide that causes the pituitary gland to release the hormone oxytocin, which induce powerful uterine contraction during the delivery of the hormone of the delivery of the offspring. अच्छा, अब ये देखें आप न्यूरोपेप्टाइड, अगर आपको याद हो आपने FSC में सेकेंड ईयर में आपने जो ग्लैंड्स वाला चैप्टर पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला, उसमें आपने पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को बड़ी डिटेल में स्टडी किया होगा. ठीक है, और आपने देखा होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी की तो अपनी सारी सिक्रीशंस होती हैं जिनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है या उनको इनहिबिट कर रहा होता है या स्टिमुलेट कर रहा होता है. लेकिन उसके साथ ही पड़ी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बेसिकली अपने कोई हार्मोन्स नहीं होते. दो हार्मोन वो रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है, और एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का बेसिक काम क्या होता है कि ये यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द ऑफस्प्रिंग और बेबी. और दूसरी बात ये कि मिल्क इजेक्शन करवाता है. ठीक है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का तो काम जाहिर पता ही नाम से चल रहा है कि ये वाटर की कंजर्वेशन में काम करता है. अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होते. ये हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में. हाइपोथैलेमस में स्पेसिफिक किस्म के न्यूरॉन्स हैं जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, और वो ये दोनों जो है ना हार्मोन्स, ये पेप्टाइड इन नेचर होते हैं. तो इनको यानी प्रोटीन इन नेचर है, तो इनको न्यूरोपेप्टाइड्स भी कहा जाता है. तो बेसिकली ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में हैं, ये रिलीज करते हैं ये दोनों हार्मोन कहाँ पे? ब्लड में, और ब्लड से फिर ये चले जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होते हैं. जैसे ही ब्रेन को स्टिमुलेशन जाती है, जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, उसको सिग्नल मिलते हैं, तो वो क्या करता है, वो फौरी तौर पर, जैसे आपकी बॉडी में अगर पानी की कमी है तो आपके हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो वाटर के कंसंट्रेशन को आपकी बॉडी में फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं कि पानी ज़्यादा या कम है, और उसी के मुताबिक वो क्या करते हैं कि वो ADH को ज़्यादा या कम रिलीज़ करते हैं ब्लड में. और ADH उन्होंने कहाँ स्टोर किया होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ठीक है, तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स वो सेल्स हैं जो कि ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स रिलीज़ करते हैं जिनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहा जाता है. न्यूरोपेप्टाइड ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जिनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल रिलीज़ करते हैं. इनका टारगेट इनकी इमीडिएट विजिनिटी में नहीं होता, ये रिलीज़ होते हैं ब्लड में, और ब्लड से फिर आके ये अपने टारगेट, जैसे ऑक्सीटोसिन का टारगेट है यूटरस, और इसके अलावा मिल्क इजेक्शन मेमरी ग्लैंड भी, और ADH का टारगेट है किडनी, और किडनी में जाके फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और वाटर की कंजर्वेशन में अपना रोल प्ले करता है.
अब ये तो हो गया न्यूरोपेप्टाइड्स। फिर हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेल्स सिक्रीट हार्मोन्स दैट द ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट टू नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल। हार्मोन एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी लफ्ज है हॉर्मेन, वहाँ से निकला और इसका मतलब है सेट इन मोशन, यानी ऐसा केमिकल मैसेंजर जो कि हरकत में रहता है। याद रखिएगा तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, ये स्पेसिफिक टिश्यूज हैं जो स्पेसिफिक सिक्रीशंस निकालते हैं ब्लड में। ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स और टिश्यूज, इनकी डक्ट्स नहीं होती, ठीक है, ये डक्टलेस होते हैं, ये डायरेक्ट अपनी सिक्रीशंस को पोर करते हैं ब्लड में और ब्लड ही उनको लेके जाता है, उन हार्मोन्स को लेके जाता है टारगेट तक, इसीलिए इसको कहते हैं हार्मोन। हार्मोन का मतलब ये कि सेट इन मोशन, जो हरकत में रहे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेल सिक्रीट हार्मोन्स दैट द ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट टू नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल, ज़ाहिर इनके टारगेट एडजेसेंट नहीं होते। मैनी एग्जांपल्स आर गिवन इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चौथी कैटेगरीज थी। फिर है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स आर केमिकल मैसेंजर रिलीज टू द एक्सटीरियर ऑफ वन एनिमल दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एन अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। आपने बहुत दफ़ा इसका जिक्र पढ़ा होगा। जैसे आपको पता है कि रिप्रोडक्शन में स्पॉनिंग फेरोमोन्स होते हैं। ये फेरोमोन्स क्या करते हैं कि ये एक स्पीशी का एक मेंबर, जैसे फीमेल अगर किसी स्पीशी को फीमेल रिलीज़ कर रही है, एग रिलीज़ कर रही है, साथ वो फेरोमोन्स रिलीज़ करती है। वो फेरोमोन क्या करते हैं कि उसी स्पीशी का जो मेल मेंबर है उसको वो जाके इफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इनका और वो अट्रैक्ट होता है, वो भी स्पॉन करता है, यानी कि वो भी स्पर्म रिलीज़ करता है। तो फेरोमोन्स बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो कि एक स्पीशी रिलीज़ करती है, उसी स्पीशी का दूसरा मेंबर जो है वो उसकी वजह से वो भी रिलीज़ करता है, यानी वो भी अट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर वो जाके फेरोमोन्स जो इफेक्ट्स करते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज आपने अच्छी तरीके से करनी है। यहाँ पे उसने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया है। जैसे हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे तो ये रेगुलेटर सेल यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स हैं और ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं ब्लड में, ब्लड से ये अपने टारगेट तक जा रहे हैं। इसी तरह फेरोमोन्स जो है, फेरोमोन्स आप ये देखेंगे बटरफ्लाई है, ये फेरोमोन रिलीज कर रही है और इसका टारगेट, फेरोमोन्स क्या करते हैं, दूसरी बटरफ्लाई को स्टिमुलेट करते हैं, उसी सेम स्पीशी के दूसरे मेंबर को स्टिमुलेट करते हैं। ये किसी भी सेंस में, जैसे मीटिंग के लिए, सेक्स रिकॉग्निशन के लिए या किसी भी और पर्पज़ के लिए भी ये जो है ये फेरोमोन्स काम कर सकते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे उसने अगर कैप्शन में कोई और बात बताई है। शॉर्ट डिस्टेंस लोकल मैसेंजर्स एक्ट ऑन एडजेसेंट सेल, हमने पढ़ लिया है। इंडिविजुअल नर्व सेल secrete a neurotransmitter that crosses the synaptic cleft to act on target cell. Individual nerve cells can also secrete a neuropeptide neurohormones that travel some distance in the blood stream to reach a target cell. Regulatory cells, usually in an endocrine gland, secrete hormones which enter the bloodstream and travel to target cells. रेगुलेटरी सेल इन एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट फेरोमोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड, देखिए ये रेगुलेटरी सेल इन एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड तो वो हैं जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्ट पोर करते हैं ब्लड में, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनकी डक्ट्स होती हैं और ये डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशंस को बॉडी के बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फेरोमोन्स हैं ये खास किस्म के आप कह लें कि ग्लैंडुलर सेल हैं जिनसे ये रिलीज होते हैं और जिनके जरिए ये जो सेल्स हैं या ये जो ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये अपनी सिक्रीशंस को बॉडी के बाहर भी रिलीज कर सकते हैं क्योंकि ये डक्ट्स के साथ अटैच होते हैं। दे लीव द बॉडी एंड स्टिमुलेट टारगेट सेल इन अनदर एनिमल्स। जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, जैसे मेमरी ग्लैंड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये डक्टलेस नहीं है, ये डक्ट वाले ग्लैंड हैं, तो इनको ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। जैसे फीमेल में आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी तरह प्लेसेंटा, ये भी एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थोड़ी देर के लिए बनता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये आपने देखा है जी कि कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे पास यहाँ पे थे जो कि हमने पढ़े हैं अभी और जिनको हमने अभी डिस्कस किया है। अच्छा, अब हम आगे फर्दर जो देखने लगे हैं वो बेसिकली हम ये देखने लगे हैं कि ग्लैंड्स की अगर हम केमिकल नेचर देखें हार्मोन्स की, तो केमिकली हार्मोन्स जो हैं वो कितने डिफरेंट टाइप के जो हैं ये हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा पीछे चला गया है, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं आगे फर्दर कि इसमें जो है वो ये हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा है जी। तो यहाँ पे अभी हमने देखना है जी हार्मोन्स की डिफरेंट के कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अगर हम उनकी देख लेते हैं केमिकल नेचर, आपने पहले भी हार्मोन्स के बारे में जितनी डिटेल पढ़ी हुई है आई थिंक वो भी आपके लिए काफ़ी पहले से जो भी आपका नॉलेज है वो भी काफ़ी होगा। इसको हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी देखते हैं कि इसमें कौन सी डिटेल हमारे पास आ रही है। ये जितने हमने मैसेंजर्स किए हैं वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमने केमिकल मैसेंजर्स कितनी टाइप के हैं। अब हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री ऑफ द हार्मोन्स कि हार्मोन्स की जो बायोकेमिस्ट्री है, एक मिनट, ये भी हमने पढ़ लिया, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़े थे ओवरऑल साइंटिस्ट नाउ रिकॉग्नाइज दैट द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर एज एन ऑल एनकम्पासिंग कम्युनिकेटिव एंड इंटेग्रेटिव नेटवर्क कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल के काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इन दिस सिस्टम में फीडबैक सिस्टम रेगुलेट है chemical messengers in their short and long term coordination of animal body function to maintain homeostasis. Different feedback systems हैं यहाँ पे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या होते हैं। अब यहाँ देखते हैं हार्मोन। हार्मोन ये ग्रीक वर्ड है जिसका मैंने आपको बताया था हार्मीन, टू सेट इन मोशन और टू स्पर ऑन, एज अ स्पेशलाइज्ड केमिकल मैसेंजर दैट एन एंडोक्राइन ग्लैंड और टिश्यू produces and secrete. The study of the endocrine gland and their hormones is called endocrinology. Hormones circulate through body fluids and affect the metabolic activity of the target cell or tissues in a specific way. By definition, a target cell has receptors to which chemical messengers either selectively bind or on which they have an effect. अब आप देखें कि वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं सबसे पहले तो हार्मोन क्या होते हैं, हाउ कुड यू डिफाइन हार्मोन्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, खास किस्म के डक्टलेस ग्लैंड हैं जो बॉडी में डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट हैं, मुख्तलिफ सिक्रीशंस ये करते हैं, इनकी स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अब एक हार्मोन अगर रिलीज होता है ब्लड में, ब्लड के जरिए वो सर्कुलेट करके अपने टारगेट तक पहुँच रहा है, तो टारगेट सेल के ऊपर बहुत और भी तो ऑर्गन है रास्ते में उसके, तो वो उनके साथ बाइंड क्यों नहीं करता। बेसिकली टारगेट सेल पे उस हार्मोन के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो हार्मोन भी उन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है और उनके साथ बाइंड करता है, सेलेक्टिवली उनके साथ बाइंड करता है और अपना इफेक्ट जो भी उसे फंक्शन परफॉर्म करना है वो करता है। ओनली रेयरली डज अ हार्मोन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, मोर टिपिकली वन हार्मोन इन्फ्लुएंस डिपेंड्स ऑन एंड बैलेंस अनदर हार्मोन इन अ कंट्रोल फीडबैक नेटवर्क। यानी हार्मोन्स जो है उनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके वो काम करते हैं। अगर कुछ हार्मोन का लेवल ज़्यादा है ब्लड में तो डेफिनेटली कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो उसको सप्रेस करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री देखते हैं। मोस्ट हार्मोन्स आर प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, ड्राइवेटिव, ये कैटेगरीज बताई हुई हैं कि हार्मोन्स और प्रोटीन ही नेचर भी हो सकते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, दे में भी ड्राइवेटिव अमाइनो एसिड्स, अमीन्स भी हो सकते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन्स हैं, दे में भी स्टीरॉयडल इन नेचर, यानी कोलेस्ट्रॉल के बने हुए जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, ये कॉर्टिसोल वगैरह, एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो स्टीरॉयडल इन नेचर हैं। अ फ्यू आर फैटी एसिड ड्राइवेटिव्स भी हो सकते हैं। For example, most invertebrate neurosecretory cells produce polypeptide called neuropeptide. Hormones that are vertebrate pancreas secrete are protein in nature, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन वगैरह है। Those that the thyroid gland secrete are amines, जैसे T3, T4, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, ये सारे के सारे क्या अमीन इन नेचर हैं। ये सारे जो हैं ये बेसिकली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। द ओवरीज है, टेस्टिस एंड कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, जितने ओवरीज बनाती हैं, टेस्टिस जो गोनेड्स हैं, वो जो भी हार्मोन से रिलीज करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो स्टेरॉइड इन नेचर हैं। Hormones are effective in extremely small amounts. Only a few molecular hormone may be enough to produce a dramatic response in target cell. अब देखिए हार्मोन्स की बहुत थोड़ी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है रिस्पॉन्स एलिसिट करवाने में, निकलवाने में, रिस्पॉन्स निकलवाने में टारगेट सेल। इन द टारगेट सेल हार्मोन्स हेल्प कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शंस इन 3 वेज। अब टारगेट के ऊपर जब ये हार्मोन्स जाते हैं तो 3 तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और हार्मोन कैन इंक्रीज द रेट एट विच द सब्सटेंस एंटर और लीव द सेल। या तो ये उस रेट को चेंज कर देते हैं, सेल की ट्रैफिकिंग के रेट को चेंज करते हैं। आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें एंटर हो रही हैं, जैसे बहुत से एंजाइम एंटर हो रहे हैं, बहुत सी प्रोटीन एंटर हो रही हैं, बहुत से एंजाइम या प्रोटीन ऐसी जो उसको छोड़ के जा रही हैं, जिनकी वजह से उसके मुख्तलिफ मेटाबॉलिक पाथवेज चल रहे हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस उसके परफॉर्म हो रहे हैं। तो हार्मोन सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि सेल की ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर अंदर आ रही हैं, बहुत सारी बाहर जा रही हैं, तो जो अंदर आनी चाहिए, जो बाहर जानी चाहिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए, उसको कंट्रोल करेंगे। इट कैन स्टिमुलेट अ टारगेट सेल टू सिंथेसाइज एंजाइम, प्रोटीन, अदर सब्सटेंसेस। इसके अलावा ये टारगेट सेल को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, यानी जेनेटिक लेवल पे भी काम कर सकते हैं कि एक एंजाइम प्रोटीन ही नेचर होते हैं, आपको पता है ज़्यादातर, मोस्टली 99%। तो एंजाइम की सिंथेसिस को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, या किसी और प्रोटीन्स के सिंथेसिस को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, और इट कैन प्रॉम्प्ट अ टारगेट सेल
टू एक्टिवेट और सप्रेस एग्जिस्टिंग, या एक सेल को वो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है धकेलना या उसको मजबूर करना, एक सेल को वो ये भी मजबूर कर सकते हैं कि वो स्पेसिफिक जो एंजाइम्स उसके पास पड़े हुए हैं उनकी एक्टिविटी को उनको एक्टिवेट कर दे या सप्रेस कर दे, यानी नए एंजाइम या नए प्रोटीन्स को सिंथेसाइज भी करवा सकते हैं हार्मोन्स, या जो एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट या सप्रेस भी कर सकते हैं, यानी दबा भी सकते हैं. As in the case of enzymes, hormones are not changed by the reaction they regulate. उसे अगर हम एंजाइम्स के हवाले से देखें तो हार्मोन्स खुद चेंज नहीं होते. अगर वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को एनहांस कर रहे हैं या वो उसको इनहिबिट कर रहे हैं तो हार्मोन्स खुद जो हैं वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ ही रहते हैं. अच्छा, उसके बाद ये तो था अभी तक हमने देखा कि केमिकल मैसेंजर्स की कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं. इसके अलावा हमने हार्मोन्स के बारे में देखा, उनका इंट्रोडक्शन देखा. अगर हम बायोकेमिकल हवाले से देखें तो हार्मोन्स कितने टाइप के हैं ये हमने देखा है. अब हम देखने लगे यहाँ पे एक फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्मोन सिक्रीशन. अभी मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स को ब्लड में या बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली फीडबैक सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है. Although hormones are always present in some amount in endocrine cells or gland, they are not secreted continuously. Instead, the glands secrete the amount of hormones that the animal needs to maintain homeostasis. यानी एक एनिमल की बॉडी में कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स उसी वक्त सिक्रीट करता है जब बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है, जब किसी होम्योस्टैटिक फंक्शन को उसने मेंटेन करना है. यानी जितने भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ब्लड में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में मौजूद होते हैं. ठीक है, या तो ब्लड में या फिर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में. ग्लैंड से ही वो तब रिलीज होते हैं जब बॉडी में उनकी ज़रूरत होती है, या फिर वो ब्लड में उतनी मिकदार में मौजूद होते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है. अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर्स चेंजेस इन द एनिमल और इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू अ सेंट्रल कंट्रोल यूनिट सच एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब बॉडी क्या करती है, बॉडी में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो इंफॉर्मेशन, वो चेंज या वो स्टिमुलेशन जो है वो जाती है हायर ब्रेन सेंटर्स तक. जैसे आपको पता है कि जो ब्रेन है वहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो स्टिमुलेशन या जो स्टिमुलस है वो वहाँ तक जाता है और फिर वो जाके एडजस्टमेंट्स होती हैं और उसके मुताबिक अगर कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करना है, किसी की सिक्रीशन को सप्रेस करना है तो फिर ये कमांड दी जाती है विच मेक्स एडजस्टमेंट्स. अ फीडबैक सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स दैट काउंटर एक्ट द इनिशिएटिंग स्टिमुलस इज कॉल्ड अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि एक ऐसा फीडबैक सिस्टम जिसमें इनिशियल स्टिमुलस या जो फाइनल प्रोडक्ट है, एक फाइनल उस पूरे एक कैस्केड का, एक पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ही उस हार्मोन की सिक्रीशन को अगर सप्रेस कर रहा है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. जैसे आप ये देखें कि आपकी बॉडी में जब आपका मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो मेटाबॉलिक रेट को एनहांस करने के लिए बहुत सारे थायराइड हार्मोन T3 T4 की क्वांटिटी ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है ताकि क्योंकि ये मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं. ठीक है, लेकिन जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक स्पेसिफिक लेवल तक मेंटेन हो जाता है, जब बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन हो जाता है, फिर T3 T4 के लेवल को कम होना चाहिए. अब कैसे वो कम होगा? वो कम ऐसे होगा कि T3 और T4 का अपना लेवल जाके सप्रेस करेगा इनिशियल स्टिमुलस को जहाँ से उनकी सिंथेसिस ज़्यादा शुरू हुई थी. और वो इनिशियल स्टिमुलस है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक हार्मोन जिसको TRH कहते हैं, बेसिकली वो इसको सारे को कंट्रोल करे. TRH रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. वो काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और रिलीज करवाता है TSH को जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. उसका टारगेट है थायराइड और थायराइड पे जाके वो अपना काम करता है और T3 T4 को बढ़ाता है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ T3 और T4 खुद जाके नेगेटिव फीडबैक में सप्रेस कर देंगे इनिशियल स्टिमुलस को यानी TRH को, और ये दोनों सप्रेस भी कर सकते हैं. TSH को भी ये सप्रेस कर सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से. अब इसको आगे हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी. इन कंट्रास्ट अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रीइंफोर्स द इनिशियल स्टिमुलस. पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जैसे TRH ज़्यादा तो TSH ज़्यादा, TSH ज़्यादा तो T3 T4 ज़्यादा. इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जिसमें सारे हार्मोन्स एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं, एक दूसरे की सिंथेसिस और रिलीज को
बढ़ा रहा है, दूसरा तीसरे की सिंथेसिस और रिलीज को बढ़ा रहा है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आर रिलेटिवली रेयर इन एनिमल्स बिकॉज दे यूजुअली लीड्स टू इनस्टेबिलिटी और पैथोलॉजिकल स्टेट्स. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो हैं वो एनिमल में इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जाहिर है कि ये हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं. तो जब हार्मोन्स के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं तो डिजीज़ कंडीशन आ जाती है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं, डिजीज़ हो जाती हैं. नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मॉनिटर द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स सीक्रेटेड, ऑल्टरिंग द अमाउंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी एज नीडेड टू maintain homeostasis. For example, suppose that the rate of the chemical activity, metabolic rate in the body cell of a dog slows. यहाँ पर उसने डॉग की एग्जांपल दी है कि अगर एक डॉग की बॉडी के अंदर, उसके सेल्स के अंदर उसका मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है, स्लो हो गई है, हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड टू दिस स्लो रेट बाय रिलीजिंग मोर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. क्या होगा अगर डॉग की बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, उसकी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो थायराइड हार्मोन्स का काम होता है मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना. उनको कहा यह जाता है कि दे आर मेटाबॉलिक हार्मोन्स. क्या होगा, हाइपोथैलेमस इस लो मेटाबॉलिक रेट को फौरन सेंस करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा टीआरएच. टीआरएच कहते हैं थायराइड रिलीजिंग थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये ज़्यादा रिलीज करेगा. ये हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रॉफ्स को ये स्टिमुलेट करेगा कि टीएसएच की रिलीज को बढ़ाओ. टीएसएच कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और टीएसएच का टारगेट है थायराइड. ये टीएसएच जाके काम करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके काम करेगा थायराइड पे. और T3 और T4 का दूसरा नाम है थायरोक्सिन और T3 का दूसरा नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन. बेसिकली जो मेन इस थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है वो होता है थायरोक्सिन या T4. तो क्या होगा, जितना टीएसएच रिलीज हुआ उतना ही थायरोक्सिन रिलीज हो गया. जितना थायरोक्सिन रिलीज हुआ उतना इंक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, अब मेटाबॉलिक रेट तो मेंटेन हो गया. यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसने ये बताया द हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड टू दिस स्लो रेट बाय रिलीजिंग मोर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच कॉजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट मोर थायरोट्रोपिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दिस हार्मोन इन टर्न कॉजेज द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन. Thyroxine increase the metabolic rate, restoring homeostasis. हो गया. Conversely, if the metabolic rate speed up, the hypothalamus release less TH. अब क्या होगा जब metabolic rate एक बहुत ज़्यादा हो गया, अब मेटाबॉलिक रेट जो है जाहिर है एक स्पेसिफिक लेवल से ज़्यादा तो नहीं करना. अब क्या होगा कि अब हाइपोथैलेमस को यही T3 का ये T4 का जो लेवल है ये क्या करेगा, इंक्रीज नेगेटिव फीडबैक. जब ये बहुत ज़्यादा T3 हो गया तो ये सप्रेस करेगा हाइपोथैलेमस से टीआरएच की रिलीज को. हाइपोथैलेमस रिलीज लेस टीआर, यही थायरोक्सिन T4 हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके काम करेगा और ये ब्लड के जरिए हाइपोथैलेमस तक जाएगा और उसको सप्रेस करेगा कि टीआरएच को कम रिलीज करो. जब टीआरएच कम हो गया टीएसएच भी कम हो जाएगा पिट्यूटरी से और थायराइड सिक्रीट लेस थायरोक्सिन. लेस थोड़ा हो गया और फिर डिक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट. या मेटाबॉलिक रेट मेंटेन हुआ था वो अब जो है ना वो जब ज़्यादा लेवल कम हो जाएगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी मेंटेन हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से ये जो हाइपोथैलेमस डिक्रीज, अगर मेटाबॉलिक रेट पहले से हमें पता कम था तो क्या था कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया था. जब मेटाबॉलिक रेट मेंटेन हो गया अब T4 का लेवल बढ़ता जा रहा है, वही लेवल जाके सप्रेस करेगा. इसको भी यही लेवल सप्रेस कर सकता है पिट्यूटरी को भी, ये T4 पिट्यूटरी को भी सप्रेस कर सकता है. तो इस तरह से इस पूरे मैकेनिज्म के जरिए क्या होगा कि मेटाबॉलिक रेट मेंटेन होगा. अब आप यहाँ पे आगे देखिए उसने क्या बताया. Thyroxine this hormone in turn causes the thyroid gland to secrete a hormone called thyroxine. Thyroxine increases the metabolic rate, restoring homeostasis. Conversely, if the metabolic rate speed up, the hypothalamus release less TRH, the pituitary secrete less TSH, the thyroid secrete less thyroxine, and the metabolic rate decrease once again, restoring homeostasis. तो ये example आपने यहाँ पे याद रखनी है. Negative feedback system that help control metabolic rate in a vertebrate such as dog. TRH thyrotropin releasing hormone है, TSH thyroid stimulating हार्मोन है, थायरोक्सिन को T4 भी हम कहते हैं. आपने ये वाली डायग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है. इन सब की डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह आनी चाहिए. नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशंस जो यहाँ पे दी हुई हैं वो आपने अच्छे तरीके से करनी है. नेगेटिव फीडबैक की जो ये डायग्राम दी हुई डायग्रामेटिकली आपने ये अच्छी तरीके से करना है. और ये जो है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे. एक तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन और इनवर्टिब्रेट का जो है सिस्टम, हार्मोन सिस्टम, ये दोनों अभी हमने
जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसमें जो भी डिफ़िकल्टी होगी वो आपने मुझे बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।